हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है चैप्टर सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो पहले के टॉपिक हैं जैसे हेनरी लॉ, रोल्स लॉ, है ना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके टाइप्स, एजियोट्रॉप उसके टाइप, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में है, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स एंड सजेशन को आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसके प्लेस पर आप अमाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेंगी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करेगी, बट नॉट ऑन देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट नॉट अपॉन देयर नेचर। एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सपोज आप अपने लैब में जाते हैं और टीचर ने बोला कि आपके पास वाटर है और इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दो। क्लियर है? तो अब बच्चों ने बॉइलिंग वाटर लिया, मतलब सिंपल वाटर लिया 100 मिलीलीटर बीकर के अंदर। अब आपकी क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट एक बार में लैब में गए और सब बच्चों ने अपना अपना माइंड लगाया और किसी ने वाटर के अंदर यूरिया मिला दिया, किसी ने सोडियम क्लोराइड मिला दिया, किसी ने सॉल्ट मिला दिया, क्लियर है, किसी ने कॉपर सल्फेट मिला दिया, किसी ने जिंक सल्फेट, और सभी ने टीचर को उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करके, रेज करके दिखा दिया, बढ़ा के दिखा दिया। क्लियर है? क्योंकि जैसे हम वाटर में इंप्योरिटी ऐड करते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है? कि आपने अमाउंट कितनी ली। जैसे आप बच्चा ए है, जो स्टूडेंट ए है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120 चला गया, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 110 गया, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 105 गया, किसी ने 130 कर दिया, है ना, बट बॉइलिंग पॉइंट सबका बढ़ गया। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने सोल्यूट लिया क्या है। आपने यूरिया डाल के उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया, आपने ग्लूकोज डाला, सॉल्ट डाला, कॉपर सल्फेट डाला, जिंक सल्फेट, कुछ भी डाला, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। एलिवेशन जो हुआ बॉइलिंग पॉइंट का डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, कितना बड़ा। क्लियर है? जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा वाटर का या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एलिवेट मतलब बढ़ना। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट नॉट अपॉन देयर नेचर, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक और एग्जांपल बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बोले वाटर इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर प्योर है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कितने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 1 लीटर का, 100 मिलीलीटर का, 5 लीटर का, 1000 लीटर का। कितने लीटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है बेटा? वाटर को कितना भी अमाउंट हो, यानी यहाँ पे अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड। पॉइंट को ध्यान से समझना, मैंने पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था और अब मैं बता रही सिंपल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन है जो मैंने एग्जांपल दिया आपकी लैब वाला कि 10 स्टूडेंट है और हर बच्चे ने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया?
डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स पर, बट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने डाला क्या है। क्लियर है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो सबका बढ़ गया था, ग्लूकोज डालने से भी, सॉल्ट डालने से भी, यूरिया डालने से भी। क्लियर है? बट सिंपल बॉइलिंग पॉइंट मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इज 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी अमाउंट कुछ भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 50 डिग्री रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is is an example of colligative property। तो एग्जाम में क्या आ सकता है, एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि चार आपको प्रॉपर्टी दे रखी होंगी, उनमें से पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तीन इसमें से लिख देंगे, एक लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट या सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, दीज आर नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर फोर टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव, lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, बट ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नेम्स जो है वो प्रॉपर्ली लर्न करने हैं। तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? चार: रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सिंपली अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बट नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? फोर: रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन मतलब बढ़ना, एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं बेटा। रिलेटिव lowering of vapor pressure। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ना बोर्ड क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं। अच्छा, तो पॉइंट क्या याद रखोगे? जो हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी है स्टार्टिंग में, कौन कौन से? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन तीन के लिए स्टार्ट कैसे करोगे? when we add non volatile solute to the volatile solvent। यानी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब अराइज हुई? जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं फॉर्म करता, जैसे शुगर, शुगर के वेपर नहीं बनते, जैसे सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, क्लियर है, जिंक सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनके वेपर नहीं बनते, वो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहेगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट जो कि वेपर बना सकता है, जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल, जैसे पेट्रोल, क्लियर है, जिसके वेपर्स बनते हैं। तो जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा? एक बार चेक करते हैं क्या होगा। ध्यान से देखो, ये हमने लिया बेटा, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना है तो हम क्लोज कंटेनर लेते हैं। क्लियर है? वेपर प्रेशर अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं? क्लोज कंटेनर, और उस क्लोज कंटेनर में लगा देते हैं मैनोमीटर, जिससे हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। इसमें फिल होता है मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, लिक्विड मेटल। क्लियर है? तो हमने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले लिया प्योर वाटर और टेम्परेचर रखा रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। क्लियर है? तो अब क्या होगा? जो हमारे सरफेस के, ये सरफेस होता है, इस पोर्शन को बल्क बोलते हैं। तो जो हमारे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बल्क के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ये मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करेंगे, और पता है बेटा आपको, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना? तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करेंगे और स्लाइट धीरे 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 क्या फॉर्म करेंगे? वेपर, यानी इवेपोरेट होना स्टार्ट होंगे। क्लियर है? अब ये क्या होंगे? वेपर बढ़ना शुरू होंगे, एक स्टेज आएगी जब यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, ये और ज्यादा वेपर होल्ड नहीं कर पाएगा,
उस सैचुरेशन पर इक्विलिब्रियम आता है। ये सारा वेपर प्रेशर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, डिटेल में समझाया है। तो ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, सरफेस पर कोलाइड करेंगे, मर्करी लेवल पर कोलाइड करेंगे, एक्सर्ट प्रेशर, और क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर। तो जो गैसेस हैं उसकी क्वालिटी होती है एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है, दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो सैचुरेशन के टाइम पे बेटा इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब सपोज यहाँ पर 100 वाटर वेपर आ गए हैं, तो जैसे एक और पार्टिकल वेपराइज होगा तो इन 100 में से एक पार्टिकल वापस से क्या हो जाएगा, कंडेंस। यानी इस स्टेज पर, सैचुरेशन की स्टेज पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर मैक्सिमम हमारा इस लिक्विड का इस टेम्परेचर पर क्या होगा, वेपर बने होंगे, है ना। और ये वेपर जो अपने सरफेस पर इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है, रिपीट कर रही हूं, प्रेशर exerted by these vapor कब, at the time of equilibrium। कब आता है equilibrium, saturation के टाइम पर, at a particular temperature is called vapor pressure of that liquid। और ये liquid क्या लिया, pure water। तो मैंने इसका ले लिया P naught is a vapor pressure of pure liquid या pure water, pure solvent। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट थ्री के लिए माइंड में सेट करो, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है ना। अब प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर तो पता है, अब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में लोअरिंग पढ़नी है हमें। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने अराउंड 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सपोज शुगर, और उसको मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया। तो कुछ शुगर के मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पर भी आ जाएंगे। क्लियर है। सपोज पहले सरफेस पर 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर के थे, अब मैंने जब सॉल्यूशन बनाया तो 4 जो पार्टिकल है वो वाटर के रिप्लेस हो गए विद, किससे रिप्लेस हो गए, विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि वेपर तो बनाएगा नहीं। क्लियर है। अब जो सरफेस है, सरफेस पर वो मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट होंगे, जो कि वाटर है, वो लेस है। तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर एस्केपिंग टू फॉर्म वेपर, यानी सरफेस से बेटा इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, बल्क के पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होते हैं। तो लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर एस्केपिंग टू फॉर्म वेपर, तो वेपर्स डिक्रीज हो गए, तो कम वेपर होंगे तो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, why the vapor pressure of solution is less than that of pure solvent। क्यों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। अच्छा, why the solution of glucose in water has lower vapor pressure than pure water। किसी भी टर्म में आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन को कितना भी बना सकते हैं, कितना भी मोल्ड कर सकते हैं, कितना भी ट्विस्ट कर सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है। why the solution of urea in water has lower vapor pressure than pure water, why the vapor pressure of pure water is more than that of solution। कैसे भी एक्सप्लेन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑल हैव सेम स्टेटमेंट, सबकी स्टेटमेंट सेम होगी। क्या करेंगे, व्हेन वी ऐड, कहां से स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर तो समझाया, ये तो डेफिनेशन थी, ये नहीं नीड है लिखने की। व्हेन वी ऐड ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज इन वाटर, जब हमने ग्लूकोज जो कि एक नॉन वोलेटाइल है वो वेपर नहीं बनाएगा। व्हेन वी ऐड ग्लूकोज इन वाटर होगा क्या बेटा, सम ऑफ द सरफेस, कुछ सरफेस, सम ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और सरफेस पर आ जाएंगे, ड्यू टू विच लेस वाटर इज अवेलेबल एट सरफेस टू एस्केप एंड फॉर्म वेपर। क्लियर है। तो वाटर जो है वो लेस अवेलेबल है, जो कि एस्केप करेगा और क्या फॉर्म करेगा, वेपर फॉर्म करेगा, ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। एक और पॉइंट समझो बेटा, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, अभी भी जो वेपर बन रहे हैं वो वाटर के बन रहे हैं, और प्योर में भी वाटर वेपर किसके बन रहे थे, वाटर के बन रहे थे। तो जो लोवरिंग हुई है एक्चुअल में वो सॉल्वेंट में हुई है। पॉइंट क्लियर है। सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट ही एक वोलेटाइल है,
सॉल्वेंट के ही वेपर बन रहे हैं, पहले भी सॉल्वेंट के वेपर बन रहे थे प्योर के अंदर, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी जो वेपर फॉर्म कर रहा है वो भी सॉल्वेंट है। तो जो वेपर प्रेशर में लोवरिंग आई वो किस में आई? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में लोवरिंग आई। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में लोवरिंग आई है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लियर है? आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। क्लियर? तो P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज P? P is vapor pressure of solution. Clear? Vapor pressure of solution. अब लोवरिंग, कितनी लोवरिंग हुई भाई? लोवरिंग कैसे निकालेंगे? लोवरिंग मतलब डिक्रीज। तो P नॉट किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था? ज्यादा में से कम माइनस करते हैं तभी तो लोवरिंग का पता चलता है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। किसका वेपर प्रेशर कम है? सॉल्यूशन का। P नॉट ज्यादा होता है बेटा P से। क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर। जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो लोवरिंग P नॉट माइनस P इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। बट टॉपिक इज रिलेटिव। किसके रिलेशन में चेक किया ये लोवरिंग हुई? सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? भाई सॉल्यूट तो वेपर बना नहीं रहा है, सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट के वेपर बन रहे हैं। तो जो लोवरिंग हुई है वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिलेशन में हुई है? सॉल्वेंट के रिलेशन में। तो P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो P नॉट माइनस P नॉट, P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट रिप्रेजेंट the relative lowering in vapor pressure which is equal to or directly proportional। भाई ये जो lowering हो रही है ये colligative property है, and colligative property are those which depends upon amount of solute। तो किस तरीके, जितना ज्यादा इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी उतना ज्यादा वो सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, उतना ज्यादा वाटर को कम सरफेस मिलेगा कि वो एस्केप करे और वेपर फॉर्म करे। तो लेस वेपर्स आर फॉर्म एंड वेपर प्रेशर अगेन डिक्रीजेस। क्लियर है? तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इन अदर वर्ड डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, एंड वी हैव there are different type of concentration like mass percentage, volume percentage, ppm, molarity, molality, mole fraction. So in this colligative property the concentration term used is mole fraction। क्लियर है? एंड द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन इज काई, जिसको हम x की फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस मोल फ्रैक्शन इज ऑफ सोल्यूट xb। क्लियर है? तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? अच्छा अब XB कैसे एक्सपैंड करेंगे? XB को रिप्रेजेंट करेंगे हम, इट इज रेशियो, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना? तो B लिया है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स भी B के लेंगे। B सोल्यूट है एंड नीचे हम सोल्यूशन लेते हैं NB प्लस Na प्लस NB। अब न्यूमेरिकली ध्यान रखना बेटा, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट मतलब जहां पे सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस। अगर हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन यानी इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस, तो डिनोमिनेटर से टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वी कैन नेग्लेक्ट दिस MB। इस MB को हम क्या करेंगे? NB को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। क्लियर है? तो क्या करेंगे? दिस XB is equal to NB upon में Na। Clear? And what is NB? Number of moles of solute. What is Na? Number of moles of solvent. And number of moles निकालने का फॉर्मूला पहले बताया था आपको, कैसे निकालते हैं? It is W by M. And what is W? Given mass upon में molar mass. Clear? तो P naught minus P upon में P naught is equal to XB is the formula for relative लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कई बार बोर्ड में ना सिंपल फॉर्मूला पूछ लेते हैं,
है ना। क्या पूछेंगे, राइट द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो रिलेशन मतलब क्या, उसका फॉर्मूला क्लियर है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पे, क्वेश्चन बनता है कि विच कंसेंट्रेशन टर्म इज यूज्ड इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑप्शंस आर मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये आए हुए क्वेश्चन है जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ एक्सप्लेन डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। तो क्या एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन वी ऐड, स्टेटमेंट ये लिखनी है, अगर आपको कोई बोले कि एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बेटा शॉर्ट नोट लिख के कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। एक्सप्लेन करके आया तो 1 मार्क में आपको शॉर्ट नोट ही लिखना होता है। तो एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो आप ये 4 लाइन लिख देंगे जो यहाँ लिखी है। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, सम ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बताया कि सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, जो इवेपोरेशन होता है, वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी है, वो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, ड्यू टू विच लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वेपर। यानी बहुत कम हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनको सरफेस अवेलेबल है कि वो वहां से इवेपोरेट हो, वेपर बनाए, ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। यानी जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा, ये बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। क्लियर है। तो आप इनको, क्योंकि मैं अपने जो ट्यूशंस वगैरह पे बच्चों को पढ़ाती थी उनको ये बहुत सिंपल लगते थे, तो मेरे को लगा कि मैं आपको भी ये शो करूं। तो पूरे पूरे जो बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको किसी और बुक में किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट को ढूंढने की नीड नहीं है। अगर आप ये अच्छे से नोटबुक में कॉपी डाउन करते हैं, अपने नोट्स यहाँ से बनाते हैं, तो आप हर क्वेश्चन बोर्ड में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रोल्स लॉ समझाया था, तो मैंने बोला था कि रोल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाती है, या तो सिंपल एज स्टेट रोल्स लॉ, तो जो पहले मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में वो आप लिखेंगे, है ना, जो कि था फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकेंड स्टेटमेंट है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो रिलेटिव लॉवरिंग मैंने समझाई, ये वही स्टेटमेंट है। ये रोल्स ने बोला कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बोर्ड में आया है बेटा, ये बच्चे वही वाले स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो पहली वाली स्टेटमेंट है रोल्स लॉ की, वो हमारी किसकी है, वोलेटाइल सॉल्यूट की है, और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की है। क्लियर है। तो 2 स्टेटमेंट है रोल्स लॉ की, तो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव करके दिखाया आपको। क्या फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी ओवर में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी, where P naught is vapor pressure of pure solvent, P is vapor pressure of solution, and XB is mole fraction of solute. I hope ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, which is elevation in boiling point. Second colligative property is elevation in boiling point या elevation of boiling point. Elevate मतलब elevation in boiling point भी हो सकता है, क्लियर है। एलिवेट मतलब बढ़ना, इंक्रीज। क्लियर। तो पहले, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 9th क्लास में आप क्या बोलते थे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फॉर्म वेपर, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। क्लियर है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर at which vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure. Clear है। boiling point जो है, boiling point the temperature at which vapor pressure of the liquid
इज इक्वल टू 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेके चलते हैं? 1 atm। क्लियर है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड, एट 1 atm जब वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इन अदर वर्ड, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm। इज दैट क्लियर? अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर प्रेशर वहां पर 1 atm रहेगा। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट समझ आया? अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है पहले समझते हैं बेटा, ध्यान से देखो। सेम मैंने एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, क्योंकि वेपर प्रेशर हम क्लोज कंटेनर में निकालते हैं और वहां पे हम फिक्स करते हैं मैनोमीटर टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर। तो यहां मैंने लिया सबसे पहले प्योर वाटर H2O। क्लियर है? सेम धीरे धीरे सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे और यहां फिल किया है मरकरी। क्लियर? अच्छा, धीरे धीरे वेपर्स बनेंगे, सैचुरेशन आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, मैक्सिमम वेपर बन चुके हैं। वो वेपर अपने सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? इसका वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? इसका वेपर प्रेशर, P नॉट। तो दिस इज P नॉट। व्हाट इज P नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पॉइंट क्लियर? इसको हम मान के चल रहे हैं, ये हमारा है 0.5 atm। क्लियर? इसको ध्यान रखना, यानी प्योर सॉल्ट, ये एज्यूम किया है, इट इज नॉट एक्यूरेट डाटा। क्लियर? अच्छा, अब मैंने इसमें क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आप स्टार्ट ही करोगे कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सरफेस को कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर? जिसकी वजह से जो सरफेस पर वाटर है वो कम है, यानी लेस सरफेस इज अवेलेबल फॉर वाटर। अब लेस सरफेस अवेलेबल है तो लेस वाटर जो है वो वेपर बनाएंगे, लेस उसका वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का सिंबल लिया P और वो डिक्रीज होके रह गया 0.3 atm। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? तो P नॉट लिया 0.5 atm और P लिया 0.3 atm। क्लियर है? तो अभी बता रही हूं आगे देखो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाती हूं। सपोज यहां लिया बेटा टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर रखेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर? अभी मैंने P नोट का एग्जांपल चूज किया था आपके लिए, तो P नोट अगर हमने प्योर सॉल्वेंट माना है तो उसका वेपर प्रेशर एज्यूम किया है 0.5 atm और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर से कम है तो वो ले लिया 0.3 atm। क्लियर है? अच्छा, यहां पर हमने ये जो लाइन ली है ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, दिस इज 1 atm। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन है 0, यहाँ टेम्परेचर है। क्लियर? और यहाँ वेपर प्रेशर है। तो सपोज अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, एज्यूम कर रही हूँ सपोज, या 30-35 जो भी है। तो आज के रूम टेम्परेचर पर मैंने सपोज ये वेपर प्रेशर निकाला है, तो मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? मान लो यहाँ पे 0.5 है एंड दिस इज 0.3। क्लियर? 0.678 और ये हो गया 1। क्लियर? तो 0.3 पर मेरा वेपर प्रेशर ये हो गया। किसका हो गया वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का। एंड दिस इज वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। क्लियर है? क्लियर? अब हमें इनको ना बॉयल करना है, इस प्योर वाटर को बॉयल करना है और इस सॉल्यूशन को बॉयल करना है। तो बॉयल कब होगा? जब इनका बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई ना, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। तो मैं जब तक इनको बॉयल करूंगी, जब तक इनका वेपर प्रेशर कहां ना पहुंच जाए 1 atm, है ना? तो बेटा एक का वेपर प्रेशर 0.5, इसको 1 तक पहुंचाना है हीट करके, और इसको पहुंचाना है 1 तक। तो किसमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा? सोचो। एक का वेपर प्रेशर 0.5 atm जो प्योर सॉल्वेंट का है, उसे हीट कर रहे हो, हीट करने से
मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, और ज्यादा वेपर बनेंगे, है ना, वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हीट करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो 0.6, 0.7, 0.8 देन 1 atm पहुंच गया, है ना। एक अब 0.3 उसको हीट करके आपको कहां पहुंचाना 1 atm, तो किसमें ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, इसमें ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, भाई 0.5 को 1 atm पहुंचा रहे हो, एक 0.3 को 1 atm तक लेके जाना है, किसमें हीट करना ज्यादा पड़ेगा, सोल्यूशन के केस में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही वो 1 atm को अप्रोच करेगा 1 atm के इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, तो दिस इज टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और यहां रख दिया मैंने सॉल्वेंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, अब मैंने यहाँ 0.3 से स्टार्ट किया जो कि एज्यूम डाटा था सिर्फ, तो अब मैं उसको हीट कर रही हूँ धीरे धीरे, और उसको कब तक हीट करना है, जब तक उसका वेपर प्रेशर कहां अप्रोच ना कर जाए, 1 atm तक ना पहुंच जाए। क्लियर है, तो जैसे ही वो 1 atm को पहुंचेगा, अप्रोच करेगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, ये हो गया सोल्यूशन। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन ग्राफिकली द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ग्राफिकली आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और स्टेटमेंट भी डालेंगे। आई थिंक आपको ग्राफ समझ आ गया होगा, ये आप लिख के नहीं आएंगे एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और वो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया, ये भी लिखने की नीड नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये सब लिख के आओगे, टीबी नॉट एंड टीबी। तो यहां से पता चल रहा है कि टीबी इज मोर देन टीबी नॉट, एंड व्हाट इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई डेल्टा टीबी निकालेंगे, विच इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना एलिवेशन हो रहा है डेल्टा टीबी, बताओ कितना होगा, टीबी फाइनल माइनस इनिशियल, या ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, एंड व्हाट इज डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी को ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर है, वापस से टॉपिक पे आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझाई, तो ध्यान से देखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, सबसे पहले क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, सो वी हैव टू हीट मोर, हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ताकि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसको क्रॉस कर सके, 1 atm पहुंच सके, जैसे ही 1 atm पहुंचेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, हैंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। क्लियर है, अच्छा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे देखो, अभी मैंने बताया डेल्टा टीबी, व्हाट इज डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बताया था, एंड डेल्टा टीबी इज आल्सो नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, अच्छा डेल्टा टीबी जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, qualitative properties are those which depends upon amount, which depends upon number of moles of solute, है ना, तो किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, व्हाट इज स्मॉल m, मोलैलिटी, स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी। क्लियर है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा kb, एंड दिस इज m, व्हाट इज kb, kb इज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक constant, which is also known as molal elevation constant, molal elevation constant। क्लियर है, डेल्टा टीबी की यूनिट्स केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में रिकॉर्ड करोगे, एंड व्हाट इज स्मॉल m,
this mole है molality, it is number of moles of solute, number of moles of solute divide by mass of solvent, mass of solvent in kg. क्लियर है? फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो m क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है m, इसको और एक्सपेंड करेंगे WB by MB, and what is WB? Given mass of solute, MB molar mass of solute, and what is mass of solvent? It is WA. क्लियर है? तो m का फॉर्मूला आ गया, प्लेस करो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB बाय MB इंटू WA. क्लियर है? डेल्टा TB को एक्सपेंड करो, TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB इंटू WB ओवर में MB इंटू WA. क्लियर है? दिस इज द फाइनल फॉर्मूला. क्लियर? इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी टॉपिक पर जब हमने फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला देखो क्या यूज किया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM किया. अब क्वेश्चन आता है डिफाइन, एग्जाम में बहुत बार आता है, डिफाइन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करो. तो किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना, एक पॉइंट याद रखो, उसके साइड में जो भी टर्म है उसको 1 ले लो, यानी कंसेंट्रेशन ले ली 1 मोलल, ये मोलैलिटी है ना, तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या ले ली 1 मोलल. तो जैसे इसको 1 रखोगे KB, तो डेल्टा TB के इक्वल हो जाएगा. दिस डेल्टा TB इज इक्वल टू KB. अब डिफाइन करो, दिस KB इज डिफाइंड एज, KB इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू, व्हाट इज डेल्टा TB, किसके इक्वल है, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल अब आपको पता चल गया है, इट इज डेल्टा TB. तो इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कब, ये कब हुआ ऐसा, कब इसके इक्वल हुआ, when the concentration of solution is 1 molar, when the concentration of solution is 1 molar. क्लियर? और एक्सपेंड करना आपको डेफिनेशन को, तो क्या करोगे, यहाँ when के बाद कंसेंट्रेशन से यहाँ पे ऐड करोगे, और when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg solvent. ये कहां से आया, ये सिर्फ मोलैलिटी को एक्सपेंड किया बेटा. क्लियर है? बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट. एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में यूज होगा. ठीक है, एक्सप्लेन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. तो कांस्टेंट अगर वर्ड यूज कर दिया बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन से रिलेटेड, तो वो आपको केबी के बारे में बोल रहे हैं. और केबी को कैसे डिफाइन करोगे, उसके साइड की टर्म को 1 रखो. आगे भी चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो सभी चैप्टर्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको डिफाइन करने का एक रूल माइंड में सेट करो कि उसके साथ में जो भी लिखा है उसको 1 मानो. तो ये क्या है, मोलैलिटी. तो यहाँ पे मैंने कंसेंट्रेशन को क्या मान लिया, 1 मोलर. तो जैसे मैंने इसको 1 रखा, डेल्टा TB किसके इक्वल आ गया, KB के इक्वल. तो KB क्या है, डेल्टा TB है, और डेल्टा TB क्या हो गया, KB. तो KB इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बेटा तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, कितना रटाफिकेशन करोगे, रटो नहीं. अगर माइंड में फॉर्मूला सेट कर लिया, रूल सेट कर लिया कि हम किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप भूलोगे नहीं. क्लियर है? तो इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ, कब हुआ ये,
जब when the concentration of solution is 1 मोलल, इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं. It is defined as elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg solvent. क्लियर? अच्छा, अब इसकी यूनिट्स पूछते हैं कि डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट. इसके दो नाम है बेटा केबी के, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. क्लियर है? तो यूनिट निकालेंगे. यूनिट का ही बोला था, लर्न नहीं करो, फॉर्मूला लिखो, 1 सेकंड में डिराइव हो जाती है. डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, लिखा फॉर्मूला. अच्छा, केबी की यूनिट निकालनी है तो केबी को साइड कर लो, तो डेल्टा टीबी बाय एम. क्लियर? अच्छा, डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो दो टेम्परेचर को माइनस करोगे जो कि केल्विन में था, तो डिफरेंस भी केल्विन में ही आएगा. क्लियर? डिवाइड बाय एम. व्हाट इज एम? मोलैलिटी. मोलैलिटी यूनिट इज मोल पर केजी. क्लियर? इसको रीअरेंज करेंगे एंड इट फाइनली कम्स आउट टू बी केल्विन किलोग्राम पर मोल. क्लियर? It is also written as Kelvin kilogram mole inverse. क्लियर है? आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. क्लियर है? ये ग्राफ आपको बताया, ग्राफ भी एग्जाम में आता है. एक्सप्लेन ग्राफिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ये ग्राफ बनाओगे और इससे रिलेटेड जो समझाया है वो आप ये लिख दोगे. ये फॉर्मूला आपको डिराइव कराया, ये फॉर्मूला डिराइव करोगे. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाऊंगी. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.